गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम क्लास 10th की साइंस को स्टार्ट कर चुके हैं और क्लास 10th की साइंस के हमने 2 चैप्टर फिनिश कर दिए हैं और आज हम तीसरा चैप्टर करने जा रहे हैं धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये लेसन 4 नंबर का। इस लेसन में थ्योरी ज्यादा है, हाँ कुछ आपको इसमें विधियां भी मिलेंगी, उसके अंदर आपको समीकरण और विधियां करनी पड़ेंगी और कुछ ज्यादा नहीं है। लेसन बहुत आसान है, 4 नंबर का लेसन है और लेसन नंबर तीसरा है, नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु और अधातु। आज उसका हम पहला भाग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि धातु कहते किसे। देखो विद्यार्थियों सामने, धातु किसे कहते हैं। हमने बोला बचपन में, क्यों 8th और 9th क्लास में हम सीखते हैं कि धातु क्या होती है। वह जो कठोर हो, जो मजबूत हो, जैसे लोहा मजबूत होता है, चमकता है, वो धातु होते हैं। तो ये कोई परिभाषा नहीं है, धातु की परिभाषा अच्छी नहीं रहती। धातु की सबसे बेटर परिभाषा जो हमें करनी है, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाए वे धातु कहलाते हैं। ये धातु की ओरिजिनल परिभाषा है। वे सभी पदार्थ या वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं, तो धातु क्या होते हैं। वे सभी पदार्थ, मतलब वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। सबसे आसान है धातु, वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर, आप इलेक्ट्रॉन को E- नहीं लिखेंगे, आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही लिखेंगे। पेपर में या फिर नोटबुक में जहां आप नोट्स बनाते हो वहां इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही लिखना, E- नहीं लिखना। वे पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसा जैसा मैं लिखता जा रहा हूं वैसे वैसे आप उतार लीजिए। धातु वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। परिभाषा यही है, पर मैं इसी को अभी गलत भी सिद्ध कर दूंगा। कैसे, जैसे मैंने ले लूं नमक का NaCl है मेरे पास, ठीक है। इसमें Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाता है। तो जो ये धनायन बना रहा है वो धातु है। क्या है विद्यार्थियों, धातु है। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर जो धनायन बनाए वही धातु है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके जो धनायन बनाता है वही धातु कहलाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। धातु मैंने पिछले लेसन में आपको बताया था, सक्रियता श्रेणी, मैंने उसमें कहा था ये सभी धातु हैं, वही याद कर लीजिए। अगर आपने वो याद किया है तो आपको पता लग जाएगा धातु वो पदार्थ होते हैं या वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर क्या बनाए, धनायन, धातु कहलाते हैं। पदार्थ या तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं वे धातु कहलाते हैं। जैसे NaCl में Na एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए वो धातु कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रॉन का त्याग कैसे होता है। सोडियम आता है 11 पर, किस पर आता है 11, किस पर आता है 11 पर। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरा जाए तो 1sp2, 2sp2, 2p6 और फिर 3s1, यही होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये हो गया पूरा 10 और एक हो गया 11। अगर आपको ऐसा नहीं आता आप KLMN में भर लीजिए, KL और M 2, 8 और 1, ऐसे भरा जाएगा 2, 8 और 1। इसका बाह्यतम कक्षा में देख लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो सीधी सी बात है इसे अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने। कितने करने विद्यार्थियों, 8। दिमाग लगा के समझ लेना, आज समझा रहा हूं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। सोडियम आता है 11 पर, 11 पर आता है तो आप इसको ऐसे भरें या ऐसी इच्छा आपकी है। मान लीजिए मैंने ऐसे इसको फिल कर दिया। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरी में 1 जाते हैं। मैंने आपको कहा था अष्टक नियम ये कहता है, अष्टक नियम ये बोलता है
कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो मैं 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करूं, ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे किए जा सकते हैं, तो इसका सीधा सा है, 8 इलेक्ट्रॉन करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे, इस एक को 8 बनाना है, या तो मैं ये एक फेंक कर बाहर निकाल दूं तो मेरे पास पीछे वाले में 8 आ जाएंगे, या मैं 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लूं। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना संभव नहीं है, 7 बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। सोडियम आता है 11 पर, मतलब 2, 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, ये देख लीजिए E-। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो यहाँ Na+ है, तो ये देखिए 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, अर्थात इसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन रह चुके हैं या है। तो एक इलेक्ट्रॉन का निकाल कर खुद को धनायन बनाना, मतलब सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर जो धनायन बनाते हैं वही धातु कहलाते हैं, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए Mg है, मैग्नीशियम एक धातु क्यों है, Mg आता है 12 पे, मैग्नीशियम 12 पर आता है। अब ये क्या करता है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरी में 2, ठीक है, 2, 8, 2, 2, 8, 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2। तो ये क्या करता है, इस 2 को 8 बनाने के लिए 6 चाहिए, या इसके पीछे वाली कक्षा में 8 है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो इसका आएगा +2, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हुए या निकलते हुए दिखा देंगे। यहां कितने बचे, 10, 2 और 8। ऐसे एल्यूमिनियम की बात करें तो सीधी सी बात है, अगर इसको करेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम ही आता है, तो 13 पर किस पे आता है, 13 पर करके देख लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आता है 13 पर, 2, 8 और 3। इसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये 5 ग्रहण करे, 3 निकाले, तो ये क्या करता है, 3 को बाहर निकाल देता है। अब जब ये 3 को निकालेगा तब ये Al+3 कहलाएगा, और यहां आएंगे 3 E-, और यहां इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 8 और 2, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये सभी धातु हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु। अब आप समझ गए होंगे धातु किसे कहते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूं, इसका अपवाद देख लीजिए। इसी परिभाषा का तोड़ मैं आपको बता देता हूं, देखिए कैसे। तो चलो, इस परिभाषा ने यह बोला कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं तो धातु कहलाते हैं। चलो ठीक है, मैं लेता हूं हाइड्रोजन। क्या लेता हूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आता है 1, इसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग ही कर देता है, 0 इलेक्ट्रॉन, परंतु 1 प्रोटॉन रहता है। ये चलो नहीं लिखता मैं, 0 इलेक्ट्रॉन, कितने रह गए, 0। तो फिर ये भी धातु होना चाहिए, पर ये धातु नहीं है, ये अधातु है। क्या है, अधातु है। परंतु हमारे सिलेबस में परिभाषा ये दे रखी है कि वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। तो आप इसका एक अपवाद याद रख लीजिए कि हाइड्रोजन को छोड़ के सभी के सभी जो धनायन बनाए वो सभी धातु कहलाते हैं। पर एक और उदाहरण है, कार्बन जो आता है 6 पे। कितने पर आता है, 6 पे। अब इसका एक और अपवाद, इसका एक और तोड़ कि ये धातु है या अधातु है। कार्बन आता है 6 पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलूं तो 2 और 4, या तो ये 4 ग्रहण करे या 4 निकाल दे तभी 8 कहलाता है। तो ये क्या करता है, कभी कभी तो 4 ग्रहण त्याग ही देगा, मतलब ग्रहण नहीं त्याग देगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। चलो इसने 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, अब ये फिर प्लस बना, तो ये धातु है नहीं, ये अधातु। क्या है, अधातु। तो देखो मैंने आपको इस परिभाषा का तोड़ भी बता दिया, परंतु आपको ये नहीं करना, आपको ये बताना है कि धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। अब धातु सक्रियता श्रेणी में जितनी भी धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी आपको करवाई थी, वो सभी धातु हैं, ठीक है।
उसके अलावा मैं आपको बता देता हूं आवर्त सारणी में पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग मैं लिख देता हूं। प्रथम वर्ग द्वितीय, यही याद कर लीजिए, मैं इसका तरीका बताता हूं। देखें, हिल्ली हिल्ली ने की रब से फरियाद, इसी के नीचे लिखना, वहां जगह नहीं है मेरे पास, से फरियाद, बेटा बीई, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ये ऐसे है, एक लाइन में लिखनी है, मतलब मैं इसको इरेज करता हूं फिर लिख के बताता हूं आपको। साथ साथ में ट्रिक उतार लेना भाई। ये आवर्त सारणी का पहला और दूसरा वर्ग है, ये याद रखना। उसके अलावा आवर्त सारणी में आपको मैंने जैसे बताया था सक्रियता श्रेणी भी आपको याद रखनी है, उसमें है वो सभी धातुएं, मैं धातुएं बता रहा हूं सारी की सारी। हाइड्रोजन धातु नहीं है, ये है धातु है, ठीक है ना। वर्ग फर्स्ट है ये, और ये वर्ग सेकंड है, ठीक है। ये क्या धातु है, हिल्ली ने की रब से फरियाद, बेटा बीई, बेटा मांगे कार सी ए लिखना है, स्कूटर ऐसा, बाप रोए। ये आपको याद रखने हैं, ये सभी की सभी धातुएं हैं। ये है क्षारीय धातुएं या क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, वैसे क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं इनको, या आप इसको बोल सकते हो क्षारीय धातु। ये आपको अगर नहीं करना तो सीधा लिख देना आप क्षारीय धातुएं, ये सारी की सारी क्षारीय धातु है ये, ठीक है। ये सारी की सारी जैसे, ठीक है। तो आपने आई होप इसको उतार लिया होगा, ये आपको याद रखना है सारी की सारी। आगे देखें, ए धातु, हेडिंग डाल लीजिए ए धातु। इसकी परिभाषा क्या होगी, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, ए धातु कहलाते हैं। देखो धातु क्या था, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाते हैं वे धातु कहलाते हैं। तो उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, ए धातु, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ऋणायन बनाए वे सभी क्या कहलाती हैं, ए धातु कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं, क्लोरीन, क्लोरीन आता है 17 पर, 2 8 7 अष्टक नियम के अनुसार इसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, पर यहां 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, Cl- 2 8 और 8। अब ऑक्सीजन ले लीजिए, बाह्यतम कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8, 2 और 6। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, O-2, 2 8 10 हो गए ना। 8 पर आता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 8 होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 4 और 4 8, तो ये 8 हो गए। ऑक्सीजन आता 8 पे, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ऑक्साइड बना लेगा, O-2। ये एक धातु है, क्या एक ए धातु है, लिखवा रहा हूं, ठीक है। ये एक ए धातु है। तो आपने ये 2 उदाहरण देख लिए, समझ लिया। अब मैं उदाहरण लिख देता हूं, जैसे ए धातु में कौन कौन सी होंगी, क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कार्बन भी एक धातु है, हाइड्रोजन भी एक धातु है, आदि, ठीक है। आपने 2 परिभाषा देखी धातु है धातु की,
वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्राइंड कर एनायन बनाते हैं अधातु कहलाती है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन आदि। ये तो दो नॉर्मल परिभाषाएं थी। अब एक और चीज है इन दोनों के बीच की चीज, इन दोनों के बीच की परिभाषा, जिसको बोलते हैं उपधातु। क्या बोलते हैं? उपधातु। वे तत्व जो धातु व अधातु के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। देखें, वे तत्व जो धातु व धातु के मध्य के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। शुरुआत हमने की थी धातु से। हमने बोला वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बनाते हैं वे धातु कहलाते हैं। मैंने इसके आपको अपवाद बता दिए, मतलब इस परिभाषा को गलत साबित करने वाले दो तथ्य दिए थे, हाइड्रोजन और कार्बन ये भी धनायन बनाते हैं, तो क्या ये भी धातु है? नहीं, ये भी उपधातु होते हैं, सॉरी अधातु होते हैं। क्या अधातु क्या होते हैं फिर? तो मैंने बोला अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्राइंड कर रनायन बनाए वो अधातु कहलाते हैं। मैंने उदाहरण लिखवाया, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन गैस, ब्रोमीन गैस या ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी के सभी क्या है? अधातु है। उपधातु वे तत्व जो धातु और अधातु के मध्य के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों के बीच के गुण को दर्शाते हैं, मतलब वो धातु भी है वो अधातु भी है। पहले आपको अधातु के रूप में मिलेंगे, जब उनका आप ताप बढ़ाओगे तो वो धातु की तरह कार्य करने लग जाएंगे, वो उपधातु कहलाते हैं। जैसे तो उदाहरण देख लीजिए, पेपर में आता है सिलिकॉन, लिख लेना हिंदी में भी, चलो मैं लिख ही देता हूं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, नेक्स्ट है पोलोनियम, पोलोनियम और एंटीमनी, एंटीमनी। सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, Po पोलोनियम और Sb एंटीमनी। ये 5 याद रख लीजिए, और भी अभी है पर इतने नहीं याद रखनी, बस इतने याद रख लीजिए। उपधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो धातु और अधातु के मध्य के गुणों को प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाती है। क्या कहलाती है? उपधातु कहलाती है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम और एंटीमनी। आपको 3 याद रखने हैं, पेपर में 2 ही पूछे जाते हैं। आप सिलिकॉन, जर्मेनियम याद रख लीजिए, आर्सेनिक, एंटीमनी याद रख लीजिए या पोलोनियम याद रख लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है विद्यार्थियों, धातु है धातु रूप धातु के पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं, एक छोटा सा इसमें आता है टॉपिक जो हम करने जाएंगे। पहले गलनांक और क्वथनांक पढ़ते हैं। गलनांक एम क्वथनांक। गलनांक का मतलब होता है गलित और क्वथनांक का मतलब गैसीय। कहने का मतलब ये है, क्वथनांक का मतलब होता है ठोस, सॉरी गलनांक का मतलब होता है ठोस टू द्रव, और क्वथनांक का मतलब होता है द्रव टू गैस। कहने का मतलब वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह निश्चित ताप भी क्या कहलाता है? क्वथनांक, सॉरी गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। मैंने क्या बोला? मैंने सीधी सी बोली भाषा गलनांक। तो गलनांक क्या है? सीधी सी बात है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह निश्चित ताप क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है।
वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदल जाता है वह निश्चित ताप क्या कहलाता है? गलनांक। तो कथनांक क्या होता है? वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में या गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह निश्चित ताप क्वथनांक कहलाता है। मतलब सीधा सा है, ठोस को द्रव में बदलने के लिए उसको गलाना पड़ता है, वह ताप गलनांक। और द्रव को पिघलाकर, पिघलाया तो नहीं जा सकता, उबालकर गैसीय अवस्था में बदलना क्वथनांक कहलाता है। परिभाषा नहीं लिखनी, हमें सिर्फ ये बताना था होते क्या है और हमने कर लिए सारे के सारे। देखो, धातु व अधातु, मैं आपको साथ साथ इनमें अंतर करवा रहा हूं, साथ साथ इन दोनों के भौतिक गुण करवा रहा हूं। मतलब धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। मैंने प्रश्न क्या दोहराया? धातु और अधातुओं में, क्योंकि लेसन मेरा है धातु और अधातु, तो मैं धातु और अधातु की बात करूंगा, उपधातु की बात नहीं करते। धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना, ये हमें क्वेश्चन दे दिया। तो हम इसको करेंगे कैसे वो देखें। मैं इनकी परिभाषाएं सबकी बताता जाऊंगा, एक एक पॉइंट लिखवाता जाऊंगा, साथ साथ नोट करते जाना। धातु यह मुख्यतः कठोर होते हैं, यह मुख्यतः कठोर होती है या होते हैं, कोई फर्क नहीं। और इसका पहला पॉइंट, यह मुख्यतः मुलायम या भंगुर प्रकृति के होते हैं, मुख्यतः मुलायम या भंगुर प्रकृति के होते हैं या होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। धातु कठोर होते हैं, जबकि यह धातु क्या होते हैं? भंगुर प्रकृति या मुलायम। भंगुर जब आप किसी कागज को जला देते हैं, जलाने के बाद जो उसकी अवस्था प्राप्त होती है जिसपे आप फिंगर रखते हो और वो टूटने लग जाता है, मतलब कांच को मैं चटका दूं फिर उस पे फिंगर रखता हूं तो वो टूटने लग जाता है। ये जो टूटना होता है उसका बिल्कुल मतलब आपने थोड़ा सा वजन डाला और वो टूटना स्टार्ट हो गया, वह प्रकृति क्या कहलाती है? भंगुर। क्या कहलाती है? भंगुर। क्या कहलाती है? भंगुर। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, यह मुख्यतः कठोर होते हैं, होते लिख देता हूं भी मैं, और यह मुख्यतः मुलायम है, भंगुर प्रकृति के होते हैं। दूसरा, धातुओं में एक गुण पाया जाता है जिसको आघात वर्धनीय बोलते हैं, आघात वर्ध्य या आघात वर्धनीय। ये गुण क्या होता है कि जब आप किसी धातु को हथौड़े से पीटते हो तो वह फैलता है, अर्थात चादर के रूप में ढल जाता है। चादर के रूप में क्या होता है? ढल जाता है। जैसे आपने एल्यूमिनियम शीट देखी होंगी जो मकान की छतों या टाइल डालने के लिए यूज किया जाता है। मकान की जो छत होती है उसकी जगह टेम्परेरी छत डालनी हो, एल्यूमिनियम की टाइल्स आती हैं कुछ ऐसे लहरदार तरीके से, यूं तरीके से आती है, ठीक है, वो भी ऐसी होती है। ये जो शीट होती है इसी को चादर बोलते हैं। तो धातुओं में एक गुण पाया जाता है जो आघात वर्ध्यता कहलाता है, अर्थात धातुओं पर हथौड़े से चोट करने पर या धातुओं को पीटकर पतली चादरों में डाला जा सकता है। इसी गुण को आघात वर्ध्यता कहते हैं, आघात वर्ध्यता या आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप क्या? धातु आघात वर्धनीय होती है, यह आघात वर्धनीय होते हैं। और वहां क्या लिखेंगे? यह आघात वर्धनीय नहीं होते, अर्थात इसकी जगह आप यह लिख सकते हैं यह आघात वर्ध्यता गुण प्रदर्शित करते हैं जबकि यह प्रदर्शित नहीं करते। तीसरा, धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, ठीक है। धातुओं के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं जबकि अधातु के गलनांक व क्वथनांक उच्च नहीं होते, अर्थात निम्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न होते हैं, मतलब कम होते हैं, इनके ज्यादा होते हैं।
गलनांक व कथनांक धातुओं के उच्च होते हैं जबकि अधातुओं के निम्न होते हैं। चौथा पॉइंट, ध्वनिक या सोनोरस गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अधातु ऐसा कोई गुण प्रदर्शित नहीं करते। ये क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। ध्वनिक धातुओं में क्या होता है, ये ध्वनिक क्या होते हैं, ध्वनिक का मतलब होता है जब धातुओं पर आप चोट करते हो, मतलब कठोर धातुओं पर या धातुओं पर किसी कठोर पदार्थ से चोट की जाती है तो उनके कण कंपन करते हैं जिसके कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। शॉर्ट शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि किसी धातु पर चोट करने पर वह ध्वनि उत्पन्न करती है। इसी गुण को बोलते हैं ध्वनिक गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनिक गुण। और ठोस अर्थात धातुओं में यह गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं में ध्वनिक गुण उपस्थित होता है। अर्थात धातुओं पर चोट करने पर या किसी कठोर पदार्थ से चोट करने पर वो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसी गुण को क्या बोलते हैं? ध्वनिक गुण या सोनोरस बोलते हैं, सोनोरस करते हैं। जबकि अधातु ऐसा कोई गुण प्रदर्शित नहीं करते, जबकि अधातु ऐसा कोई गुण प्रदर्शित नहीं करती है। समझ में आ गई ये चीज आपको? 4 पॉइंट हो गए, आगे मैं लिख देता हूं। और 5वां गुण, धातु तन्य होती है, मतलब तन्यता का गुण प्रदर्शित करती है। जबकि यह धातु ऐसा नहीं करती। ये क्या होता है? तन्यता। तन्यता का मतलब सीधा सा है, तन्यता का मतलब होता है धातुओं को खींचकर तारों के रूप में ढाला जा सकता है। धातुओं को खींचकर, धातुओं को आप खींच लोगे तो वह तार के रूप में ढाली जा सकती है। धातुओं को खींचकर तारों के रूप में ढाला जा सकता है। तार बोल रहा हूं, वायर, तारे नहीं, वायर, वायर के रूप में ढाला जा सकता है। आपको पता नहीं है, सोना जो होता है उसके 1 ग्राम को आप लोगे तो उससे आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हो। तो धातुओं को वायर के रूप में ढालने की क्रिया या गुण क्या कहलाता है? तन्यता कहलाती है। अर्थात धातु तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर लंबी तारों के रूप में ढाला जा सकता है। जबकि अधातु में ऐसा नहीं। तो सबसे तन्य धातु कौन सी? तो उत्तर आएगा सोना। इसके 1 ग्राम को या 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। छठा, धातु ऊष्मा और विद्युत की, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। मतलब अधातु ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। कुछ धातुएं भी कुचालक होती हैं, वो सभी हम बात करेंगे अपवाद में। अभी हम जो फिलहाल कर रहे हैं वो अंतर कर रहे हैं, तो अंतर समझेंगे। ऊष्मा और विद्युत की सुचालक, धातुएं अपने में से ऊष्मा को जाने देती हैं और विद्युत धारा को भी प्रवाहित करती हैं। अर्थात धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, जबकि यह धातु नहीं होती। ऊष्मा और ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा की, तो विद्युत ऊर्जा की सबसे अधिक चालक होती है चांदी। चांदी के बाद कॉपर, फिर आपको मिल जाएगी एल्यूमिनियम। ये 3 तो याद रख लीजिए। चांदी सबसे ज्यादा सुचालक होती है विद्युत की, कॉपर उसके बाद, एल्यूमिनियम उसके बाद। अब बात कर लेते हैं सुचालक में, तो लेड और मरकरी। लेड और मरकरी कुचालक होते हैं ऊष्मा, इसके ऊष्मा के कुचालक। ये एक्स्ट्रा लिख लेना। चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम ऊष्मा और विद्युत दोनों के अच्छे चालक होते हैं, जबकि लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। किसके होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं, परंतु इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। मैं आपको सीधा समझा देता हूं कि धातु ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात ये जो 5 उदाहरण लिखे हैं, ये चांदी है, ये कॉपर है, ये एल्यूमिनियम है, ये लेड है और ये मरकरी है, ये 5 विद्युत धारा के चालक हैं। परंतु ऊष्मा के इसमें से चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम में से तो ऊष्मा गुजर जाती है,
परंतु लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ये आपको याद रखना है। और अधातु ऊष्मा और विद्युत के वैसे ही कुचालक होते हैं। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट 7वां, बहुत आसान है। धातुओं में एक गुण और पाया जाता है चमक का। धातुओं की ऊपरी सतह चमकती है, मतलब धातुओं की ऊपरी सतह को काटने पर यह चमकती है, और जबकि ऐसा इसमें नहीं होता। या सीधा लिख सकते हैं धातु की जो धातुएं होती हैं उनमें चमक उत्पन्न होती है, अर्थात वह प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने का कार्य करती है। आप ये भी लिख सकते हैं कि धातु प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने का कार्य करती है, या धातुओं की सतह चमकदार होती है जबकि यह धातुओं में ऐसा नहीं होता। परंतु एक ऐसी वो अधातु है जो चमकती है, वो है आयोडीन। यह सीधा आई लिख देता हूं मैं, आयोडीन। आयोडीन एक मात्र ऐसी धातु है, सॉरी एक ऐसी है धातु है जो चमकती भी है, एक ऐसी है धातु है जो चमकती भी है। और मैंने जैसे आपको बोला मरकरी भी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि हमने पहला पॉइंट क्या बोला था कि धातुएं कठोर होती है, जबकि उसका अपवाद क्या है, मरकरी है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि जो अधातु होते हैं वो लगभग ठोस मिलेंगे या गैस मिलेंगे। परंतु एक ब्रोमीन ऐसी अधातु है ब्रोमीन भी एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि सारी की सारी अधातुएं या तो आपको ठोस मिलेंगी या गैस मिलेंगी। परंतु ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि धातु आपको क्या मिलती है, ठोस अवस्था में। परंतु मरकरी ऐसी है जो किस अवस्था में मिलेगी, द्रव में। और ठोस ही क्या होते हैं, मतलब धातुएं क्या होते हैं, चमकती हैं। नहीं, अधातुओं में आयोडीन है जो चमकती है, या जिसकी ऊपरी सतह क्या होती है, हमेशा चमकती है। तो आज हमने क्या बात की, धातु अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, थोड़ा सा हमने तत्वों के बारे में समझा, फिर हमने धातुओं के गुण समझे, अधातु और धातुओं के अंतर में। आज हमने धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के आधार पर अंतर को समझा, इसके सभी पॉइंट समझे। कुछ अपवाद मतलब कुछ ऐसे प्रश्न भी इसमें आ गए, जैसे कौन सी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन। ऐसा कौन सी अधातु है जो चमकती है, वो है आयोडीन। और ऐसी कौन सी अधातु है जो सर्वाधिक कठोर होती है, तो कार्बन का अपरूप, ये अधातु है कार्बन का अपर रूप। हीरा ये क्या धातु है, परंतु पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ यही है, हीरा। परंतु ये भी एक क्या है, अधातु है, धातु नहीं है। तो अपवाद कल हम करेंगे वीडियो में, अभी जाना नहीं है, थोड़ा सा रुकें। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उतना आपको पढ़ना है। अभी आपके पास टाइम है, थर्ड लेसन स्टार्ट हुआ है। मुझे पता है केमिस्ट्री जल्दी समझ में नहीं आती, रिपीट करके देखते रहें, आपको जरूर आएगी। और ये लेसन 4 नंबर का है। तो धन्यवाद।